अब अपनी लाइफ में मैंने काफ़ी सारे हाइक्स किए, समिट, वैली, पासेस, ग्लेशियर सब कुछ देखा। लेकिन पहली बार 6 दिन के टफेस्ट क्लाइंब के बाद 16,500 फीट की हाइट पर एक ऐसी लेक तक पहुंचा जहां आज भी 800 से ज़्यादा ह्यूमन स्केलेटन्स और उनके आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं। इस लेक से कई माइथोलॉजिकल और साइंटिफिक स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। कई रिसर्च और स्टडीज़ के बाद भी कोई नहीं जानता कि इन लोगों के साथ क्या हुआ था, किन लोगों के हैं स्केलेटन्स। कई किलोमीटर तक फैले बुग्याल पर्वत, ग्लेशियर और दुर्गम हिमालय के बीच बसी ये है द मिस्ट्री लेक ऑफ इंडिया, द रूपकुंड। अब ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे पहुंचना था उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट के एक एक्सट्रीमली रिमोट विलेज लोहाजंग में। अब मैं पहली बार रूपकुंड ट्रैक सोलो या अल्पाइन स्टाइल में नहीं करने वाला था। मैं ये ट्रैक प्लान करता हूँ रफ्तार एडवेंचर के साथ, जिनके होमस्टे में आज हम रुकने वाले थे। और होमस्टे की लोकेशन एक डेंस फॉरेस्ट के बीच और खेतों के पास थी, बिल्कुल ड्रीम घर जैसी। तो ये गांव की प्यारी सी लाइफ है जहां लोग शाम तक मेहनत करते हैं और अच्छा खा के सो जाते हैं, और हम लोग शहरों में भी इतना कमाने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं है। अब डे 1 की शुरुआत होती है गांव की इस खूबसूरत सी सुबह के साथ। अब इस ट्रैक को सोलो या अल्पाइन स्टाइल ना करने का सबसे बड़ा रीजन था कि रूपकुंड लेक सी लेवल से 16,000 फीट की हाइट पर हिमालयाज के एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टेरेन और एक एवलांच प्रोन एरिया में लोकेटेड एक डिफिकल्ट और चैलेंजिंग ट्रैक है। So this is where the trail start of रूपकुंड और अली बेदनी बुग्याल। तो ये कुलिंग गांव का रोड है और ये रोड आगे वाण को जाता है। तो यहाँ से ये ट्रेल है जो हमें रूपकुंड तक लेके जाएगा। और साथ ही 2018 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हाई एल्टीट्यूड अल्पाइन मेडोज कैंपिंग पर बैन लगा दिया था ताकि वहां के डेलिकेट इकोसिस्टम और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन लोकल लोगों के थ्रू कुछ परमिशन, प्रॉपर गाइडेंस और उनकी टीम के साथ ये ट्रैक करना पॉसिबल है। और इसी वजह से मैंने ये ट्रैक रफ्तार एडवेंचर के साथ प्लान किया, जो कि ट्रस्टेड हिमालयन बेस्ड हाइकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो अली बेदनी बुग्याल और रूपकुंड के लिए अगर आप हाइक कर रहे हैं तो जब आप कुलिंग से चलेंगे और दिदना के लिए पहुंच रहे होंगे तो दिस इज द ओनली वाटर सोर्स जहाँ पे आप पानी भर लें। और मेक श्योर आप यहाँ से भर लें, क्योंकि दिदना तक जो चढ़ाई लगेगी उसके बीच में कोई पानी का सोर्स नहीं है। तो मेक श्योर आप यहाँ से भर लें। हमने दोनों बोतलें भर दिया है और अब चलते हैं यहाँ से। अब डे 1 था लोहाजंग से पूरे 7 किलोमीटर का ट्रैक और 1000 फीट के एलिवेशन के बाद आज की पहली कैंपसाइट होने वाली थी दिदना विलेज। अब मुझे हाइकिंग का सबसे पीसफुल सीजन पोस्ट मानसून लगता है, क्योंकि इस टाइम लैंडस्केप हर तरफ से लश ग्रीन होते हैं और ट्रेल के चारों तरफ सिर्फ फ्लावर्स ही फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। इसलिए हमने अक्टूबर चुना था इस ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए। और इस हाइक के लीडर होने वाले थे बलबीर जी, जिनको रूपकुंड ट्रैक का काफी एक्सपीरियंस है, और कल इनसे बहुत तजुर्बेदार कहानी सुनेंगे हम। अब रूपकुंड ट्रैक करने के 2 रास्ते हैं। पहला वाण विलेज से, जो कंपेरेटिवली छोटा है लेकिन काफी ज्यादा स्टीप है। दूसरा रास्ता जो हमने लिया था थोड़ा लंबा, लेकिन एक ऐसा रूट जो डेंस फॉरेस्ट, वाटरफॉल और कुछ खूबसूरत गांवों के बीच से होकर गुजरता है। अब बलबीर जी बोल ही रहे थे कि किस्मत अच्छी रही तो सीजन की पहाड़ी ककड़ी भी खाने को मिल सकती है। और करीब 2-3 बजे के आसपास हम दिदना गांव पहुंचते हैं। क्रेजी। अब दिदना विलेज तक रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से ये गांव आज भी काफी आइसोलेटेड और अनटच्ड है। अब डे 2 में हमें ब्रेकफास्ट के साथ पैक लंच मिलने वाला था।
क्योंकि दिदना विलेज से डे 2 की कैंप साइट आली बुग्याल तक का डिस्टेंस 12 किलोमीटर का है, जिसमें अराउंड 3000 फीट का स्टीप एलिवेशन गेन होता है। अब गांव से निकलते ही हम ओक और पाइन के डेंस फॉरेस्ट में एंटर होने वाले थे, और मैं अजय को पूरी ट्रेल में यही बता रहा था कि सोलो या अल्पाइन हाइकिंग करते वक्त अगर कभी वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या क्या करना चाहिए। और ये सब डिस्कस करते करते हम पहुंचते हैं एक घने जंगल के बीच खूबसूरत से बुग्याल तोलपानी में। और तोलपानी से एक स्टीप फॉरेस्ट असेंट के बाद हम पहुंचते हैं एक ढाबे पर। और अब एक बढ़िया लंच ब्रेक और पावर नैप के बाद हम अपनी हाइकिंग कंटिन्यू करते हैं। अब मैं अजय को बता रहा था कि यह फॉरेस्ट वॉक रूपकुंड ट्रैक का लास्ट स्ट्रेच होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड गेन कर रहे थे ट्री लाइन खत्म होती जा रही थी और हम धीरे धीरे आली बेदनी बुग्याल के अल्पाइन मेडोज में एंटर हो रहे थे। अब यार माउंटेन्स में क्लाउड के लो टू हाई प्रेशर ट्रैवल करने की वजह से अक्सर 1 या 2 बजे के बाद मौसम खराब हो जाता है और वाइट आउट होने लगता है, जिससे विजिबिलिटी 0 हो जाती है और डायरेक्शंस का पता नहीं चलता। काफी कैजुअलिटीज भी हो चुकी हैं पास्ट में रास्ता भटकने से, इसलिए ग्रुप का साथ होना या एक ऑफलाइन मैप होना बहुत जरूरी हो जाता है। और अब तक मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा था कि हम किस लैंडस्केप में हाइक कर रहे हैं, आसपास के एनवायरनमेंट कैसे हैं। इतने हाइक करते करते हमें दिखाई देती हैं फॉरेस्ट की कुछ हर्ड, जो हमारी आज की कैंप साइट होने वाली थी। अब जब हम कैंप साइट पहुंचे तो मौसम इतना खराब था कि हर तरफ बादल और वाइट आउट होने की वजह से हम कहाँ कैंप कर रहे हैं, आसपास कैसा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन शाम होते ही मौसम खुलने लगता है और धीरे धीरे हमें दिखाई देती हैं एशिया की लार्जेस्ट अल्पाइन मेडोज, द आली बेदनी बुग्याल। 3 से 4000 मीटर की हाइट, कोल्ड टेम्परेचर, थिन सॉइल और एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम होने की वजह से ट्री लाइन सर्वाइव नहीं कर पाती, तब फॉर्म होते हैं ये ब्यूटीफुल मेडोज। 11000 फीट की हाइट पर कई किलोमीटर तक फैले ये बुग्याल, बैकड्रॉप में हिमालयाज की कुछ पीक्स के साथ ये लैंडस्केप देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। अब यार मैं अपने सोलो या अल्पाइन हाइक्स पर यूजुअली लाइट मील ही लेता हूँ, लेकिन इस ऑल्टीट्यूड पर इतना टेस्टी और वैरायटी फूड मिलने का मतलब था काफ़ी सारे एफर्ट्स जो रफ्तार एडवेंचर की टीम ने लगाए थे। एक बिग थम्स अप पूरी टीम को। इतने हाई एल्टीट्यूड पर फ्लॉलेस अरेंजमेंट और हर मूवमेंट पर सपोर्ट देना ट्रूली कमेंडेबल था। अगर आप भी कभी रूपकुंड ट्रैक प्लान कर रहे हो तो रफ्तार एडवेंचर को जरूर कांटेक्ट करना। भाई साहब कितना कुछ बना दिया। अब आली बुग्याल से डे 3 की कैंप साइट होने वाली थी पाथर नसोनिया, जिसमें 7 किलोमीटर का हाइक और 3500 फीट का एलिवेशन गेन होने वाला था। और कैंप साइट से निकलते ही हमें दिखाई देती है उत्तराखंड की कुछ फेमस हिमालयन पीक्स। अरे भाई साहब, और इसके और इस तरफ जाएगा तो अरे यार, द्रोणागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल घूमते हुए ऐसे आएगा। भाई साहब गंगोत्री तक देख सकता यार। है, वो गंगोत्री ग्रुप है उधर। और थोड़ी ही देर में हम पहुंचते हैं बेदनी बुग्याल या बेदनी कुंड, वही जगह जहां ब्रह्मा जी ने बैठकर
वेदों की रचना की थी। अब मैं अजय को बता रहा था कि आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज का ट्रैक रूट 12 साल में एक बार होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा से मिलने वाला था। अब नंदा यानी माता पार्वती के अपने मायके से ससुराल कैलाश जाने की यात्रा को नंदा देवी राजजात यात्रा कहा जाता है, जो कई दशकों से इन बुग्यालों और हिमालय में होती आ रही एक धार्मिक परंपरा है। अब बलबीर जी ने बताया कि वो रूपकुंड में कंकालों की कहानी को 2 तरीके से जानते हैं। पहली, 1942 में जब एक फॉरेस्ट रेंजर अपने असाइनमेंट्स के लिए कुछ रेयर हिमालयन स्पीशीज को ढूंढते हुए जब एक ग्लेशियर लेक तक पहुंचे तो वहां एक साथ इतने सारे ह्यूमन स्केलेटन्स देखकर वो हैरान रह जाते हैं। अथॉरिटीज तक बात पहुंचती है तो लगा वर्ल्ड वॉर 2 का समय चल रहा है, तो शायद कुछ ईस्ट एशियन सोल्जर्स या सिल्क रूट ट्रेडर्स होंगे जो किसी स्नो स्टॉर्म या एवलांच में फंसकर मारे गए होंगे। एक दूसरा माइथोलॉजिकल एंगल भी मिलता है कहानियों में। कहा जाता है कन्नौज के राजा जस धवल अपनी पत्नी, सैनिक और नृत्यकों के साथ निकले थे नंदा देवी राजजात यात्रा पर। लोक कथाओं में बताया जाता है कि राजा और उसकी प्रजा ने पूरी यात्राओं की परंपरा का उल्लंघन किया। देवी को ये सब पसंद नहीं आया और क्रोध में आकर उन्होंने सब पर ओलावृष्टि कर दी। इसी वजह से सभी लोग एक ही जगह पर मारे जाते हैं। लेकिन कई रिसर्च, सर्वे और बोन कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये बोन्स 8th और 19th सेंचुरी के हैं, जिसने ये सबको सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये स्केलेटन अब किन लोगों के थे। अब बलबीर जी ने बताया कि आज से हर कैंप साइट और जगहों के नाम माइथोलॉजिकल कहानी से जुड़ने वाले थे। इतने हम पहुंचते हैं 12,000 फीट के एक माउंटेन पास घोड़ा लौटानी में। कहा जाता है राजा के साथ आए सभी घोड़े इस जगह से वापस लौट गए थे। अब ये सब सुनकर कहीं ना कहीं मुझे राजा जस धवल की कहानी सच लगने लगी थी, क्योंकि रूपकुंड लेक पर रिसर्च करते हुए मुझे पता चलता है कि रिसेंट हुई आर्कियोलॉजिकल सर्वे और रिसर्च में पाया गया है कि रूपकुंड में जो स्केलेटन्स मिले हैं उनमें मेल, फीमेल, बच्चे, बूढ़े सभी एज ग्रुप के लोग शामिल थे और उन सभी लोगों के सर पर एक गहरी चोट के निशान भी पाए गए हैं, जो देवी की हेल स्टॉर्म वाली कहानी की तरफ इशारा कर रहे थे। अब कहानी सुनते सुनते हम जैसे ही अपनी कैंप साइट पहुंचते हैं, मौसम खराब हो जाता है। तेज बारिश, तूफान और ओले गिरने लगते हैं। अब डे 4 से हाइक डिफिकल्ट होना शुरू हो जाता है। 4 किलोमीटर के स्ट्रेच में हम ऑलमोस्ट 3,000 फीट का एलिवेशन गेन करने के बाद पहुंचने वाले थे भगवाबासा। और इस एल्टीट्यूड पर AMS, हेप और हेज जैसे माउंटेन इलनेस होना बहुत कॉमन होते हैं, और अगर आपके ऑक्सीजन, BP या पल्स रेट नॉर्मल नहीं है तो आगे चलकर सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। और आज से हाइक डिफिकल्ट होने की वजह से हमारे ग्रुप के 2 लोग डिसेंड करने का प्लान करते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि रूपकुंड की हिस्ट्री को अक्सर राजा जस धवल की कहानी से जोड़ा जाता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज की रिसर्च में एक बहुत अजीब बात सामने आई। यहाँ मिलने वाले 38 स्केलेटन्स एक्चुअली 3 अलग अलग जेनेटिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। पहला साउथ एशियन ओरिजिन, दूसरा ईस्टर्न मेडिटेरियन या ग्रीक आइलैंड और तीसरा साउथ ईस्ट एशिया से था। और इन सभी की डेथ 7th से 19th सेंचुरी के बीच बताई गई थी। लेकिन मुझे राजा जस धवल की थ्योरी पर ज्यादा भरोसा तब हुआ जब रिसर्चर्स ने लेक के आसपास स्केलेटन्स के साथ कुछ लेदर की चप्पलें, बांस से बने छाते, भाले और ज्वेलरीज भी ढूंढ निकाली। लेकिन इतने सालों की रिसर्च और स्टडीज के बाद भी ये मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व रह जाती है। खैर, इतने आज के टफेस्ट स्ट्रेच को क्रॉस करने के बाद हम पहुंचते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे गणेश जी के मंदिर केलवा विनायक में। कहा जाता है राजजात के दौरान गणेश भगवान ने देवी से यहाँ अपना स्थान मांगा था और उनके काले रूप के होने की वजह से इस जगह का केलवा विनायक कहा जाता है। महादेव
अब मैं अजय को बता रहा था कि इससे पहले मैंने 2 बार रूपकुंड जाने की कोशिश की थी। यार जब मैं लास्ट टाइम आया था आज से 2 साल पहले, तो मैं इस जगह जब पहुंचा तो इतनी ज़बरदस्त हेल स्टॉर्म और स्नोफॉल होना शुरू हो गया था और मैं इस स्पॉट से आगे नहीं जा पाया क्योंकि आगे बर्फबारी होनी शुरू हो गई थी। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं यहाँ से वापस जाऊँगा। बट मैंने उस टाइम इस जगह पे पहुँच के विश करा था भगवान से, भगवान वापस ज़रूर बुलाना। अब केलवा विनायक से निकलते ही फिर से मौसम बिगड़ने लगता है और रूपकुंड की लास्ट कैंप साइट भगवाबासा पहुंचते पहुंचते जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। और कुछ देर के खराब मौसम और बारिश के बाद जैसे ही मौसम खुलने लगा तो हमें इस खूबसूरत से लैंडस्केप के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा रेनबो देखने को मिलता है। अब अगर वेदर खराब ही रहता तो रूपकुंड जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में स्नोफॉल के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, जिसका मतलब था शायद एक बार फिर मैं ये ट्रैक कंप्लीट नहीं कर पाता। लेकिन रात होते होते मौसम क्लियर हो जाता है और माउंट त्रिशूल और नंदा घुंटे के सामने जो स्टार गेजिंग की वो हमारे अब तक की बेस्ट कैंपिंग एक्सपीरियंस में से एक बन गए। हर हर अब समिट डे की हाइक अब तक की सबसे मुश्किल हाइक में से एक होने वाली थी, क्योंकि सुबह के फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर, वर ग्लास, रॉकी टेरेन, लैंडस्लाइड जोन और एक एवलांच प्रोन एरिया, ये सब कुछ एक साथ में मिलने वाला था। अब अंधेरा होने की वजह से हमें कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन जैसे जैसे रात खुलती गई हमें समझ आने लगा कि हम एक बहुत सेंसिटिव जोन में हाइक कर रहे थे। हर स्टेप के साथ एक स्टीप एलिवेशन गेन हो रहा था। अब बलबीर जी ने बताया कि यात्रा के दौरान जब देवी को प्यास लगी तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से इस जगह पे कुंड का निर्माण किया और जब देवी ने कुंड में अपनी परछाई देखी तो इस जगह को रूपकुंड कहा जाने लगा। इतने कहानी सुनते सुनते हम पहुंचते हैं सी लेवल से 16,500 फीट की ऊंचाई पर मां नंदा देवी के मंदिर। अब मंदिर के बगल में ही है रूपकुंड लेक और पोस्ट मानसून होने की वजह से हमें कुंड में पानी तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन कई सोच विचारों के बाद मैं और अजय लेक के अंदर जाने का प्लान करते हैं। ये बोन देख। अब लोगों ने कुछ हड्डियां मंदिर के पास तो रखी थी, लेकिन लेक के अंदर पहुंचकर जहां तक हमारी नजर जा रही थी तो सिर्फ दिखाई दे रही थी हड्डियां और हर कदम पर हम किसी के स्कल, रिब, फीमर या टिबिया जैसी बोन के ऊपर चल रहे थे। और टाइम के साथ हुई लैंडस्लाइड की वजह से काफी स्केल्टन्स बोल्डर्स के नीचे भी दबे हुए थे। अब मेरे दिमाग में राजा जस धवल की स्टोरी के फ्लैशबैक आने शुरू हो गए थे कि क्या भयानक मंजर रहा होगा वो, और इन सभी चीज़ों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि वन डे एवरीबडी हैज टू फेस द रियलिटी, द डेथ। हर हर अब बीइंग एज ए प्रोफेशनल माउंटेनियर और हाइकर मुझे हमेशा से ही चैलेंजिंग हाइक्स और स्टनिंग लैंडस्केप देखना पसंद थे और इस ट्रैक में रूपकुंड लेक को देखना और कई अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद 5,000 मीटर की हाइट पर जुनार गली से माउंट त्रिशूल और नंदा घुंटे के सामने खड़े होना was my dream which finally come true।